कुछ दिन और जा रहे हैं। बिहार से हमने बोल ही रखा है कि जनता से ही हम बोलेंगे कि आओ और आप लोग सहयोग करो ताकि हम बिहार के चुनाव रद्द कराएं, पहले कानूनी तरीके से, फिर एसआईआर भी रद्द कराया जाएगा। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई भी, अभी तो आप लोग सब मजबूर हो, एसआईआर के फॉर्म भर रहे हो, एक भी व्यक्ति डरे नहीं, सीए एनआरसी से बड़ा आंदोलन होगा। ये कुछ कर ले, बिहार में इतने वोट काट दिए ना, हम लोग वापस लाएंगे वो सारे वोट, हम लोग लाएंगे, अम्बेडकरवादी ईमान वाले। हौसला रखें, बस करने दे जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, हम लोग इसको ठीक करेंगे। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को तो भ्रष्टाचार की वजह से, देशद्रोह की वजह से, आईएसआई और चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है दोनों कंट्रीज़ की, उनके साथ सहयोग करने में, उनकी जासूसी करने में, उन्होंने तो इन सब केसेस में जेलों में जाना ही है ना सबने। कौन बचेगा? बहुत थोड़े वर्कर बचेंगे जो कि इस भ्रष्टाचार में, सिस्टम में है नहीं। ये वोटर लिस्ट में चोरी करने के लिए तो सबसे आखिरी गुनाह है उनका। पूरे देश में एसआईआर की वजह से बवाल मचा हुआ है। 19 दिनों में 16 से ज्यादा बीएलओज की मौत हो गई। जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। एसआईआर के क्या मायने हैं? क्योंकि अमित शाह ने कहा एक तरीके से छोटा एनआरसी है, और एनआरसी को लेकर के दिल्ली में और अलग अलग शहरों में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। महमूद प्राचा जी हैं। सर बताइए, जो एसआईआर है इसको कैसे देखते हैं आप, क्या है एसआईआर? देखिए, आरएसएस के पन्ना प्रमुख जो दशकों से करते आ रहे हैं, वो भी आरएसएस से कार्यकर्ता हैं। अमित शाह और मोदी जी ने चुनाव आयोग में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं टॉप लेवल पे, वो अपनी आप ही बनाए और अब उनसे भ्रष्टाचार करा रहे हैं, मतलब अपने वर्कर्स की तरह से, पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसका इस किताब में देखिए, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दिखाता हूँ। ये है वो किताब जिससे चुनाव आयोग को ताकत आती है सारी। ये संविधान और ये किताब, इन दोनों से ताकत आती है। इन दोनों में ही आप एसआईआर का कहीं भी नाम दिखा दें तो तब मैं मान लूंगा कि एसआईआर बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं भी इसको फॉलो करूंगा। ठीक, इन दोनों में नहीं है तो गैर कानूनी हुई ना। यही भारत का संवैधानिक बाबा साहब ने जो सिस्टम बनाया, जो चीज़ किताब में नहीं लिखी वो गैर कानूनी होती है, यही सिस्टम है हमारा। तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से इसकी वैधता को चैलेंज किया हुआ है। जो लोग गए वो आरएसएस के लोग हैं। मैं ये पहले ही हर बार बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं चाहिए। गए और उस पर जो गैर कानूनी पूरी तरीके से अपराध था, उस पर एक टेम्पररी मोहर लगवा के आ गए। तो जो असली काम आंदोलन से होना था, उसमें आंदोलन में भी एक कमजोरी का फैक्टर घुसा दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया करो। फैसला अभी हुआ नहीं है इस पर कि कानूनी है या नहीं है, लेकिन पूरे देश का जो भाग्य है वो निर्धारण हो रहा है इससे। जो चीज़ अभी वैध भी घोषित नहीं है और वैध घोषित हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बोल चुके हैं, चीफ जस्टिस रमन्ना भी बोल चुके हैं कि हमारे पर दबाव है। इससे आगे मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। हम लोग सड़कों पे उतर के आंदोलन भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग हक्के बक्के रह गए जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम पे दबाव है, जनता आए हमारी रक्षा करे। इसीलिए तो हम सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की बात सुन के। अब आगे चलते हैं। ये जो कार्य पूरी तरीके से गैर कानूनी है, जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है, अपराध पे अपराध पे अपराध, तो किसान तो हजारों आत्महत्या कर रहे हैं हर साल। कर रहे नहीं कर रहे हैं? छात्र जो हैं वो हजारों की संख्या में किसानों से भी ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ रहा है? तो ये बीएलओ, जो ईमानदार बीएलओ हैं, जो इस दबाव में कि हम गैर कानूनी काम कैसे कर दें, और वो भी इतना बड़ा अपराध जो कि किसी भी देशद्रोह से बड़ा अपराध है, हम कैसे कर दें। जो अम्बेडकरवादी हैं, जो सच में देश की इज्जत करते हैं, उनसे ये उनकी कॉन्शियस बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे, उनको पता नहीं क्या कर करके जज लोया भी बन रहा होगा बहुत लोगों का, बीएलओस का। तो अब हम बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के बारे में बुरी भला बोल रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, मैं सीधे सीधे तौर पे बोल रहा हूँ। गलती है हमारी ऑपोजिशन पार्टीज की, और पार्टीज में भी पार्टीज के लीडर्स की, कि उनकी चल नहीं रही है अपनी पार्टीज में। कार्यकर्ता आंदोलन करना चाहते हैं। मैं यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को देख रहा हूँ, जितनी भी उनकी ताकत है वो कोशिश करके कई जगह प्रदर्शन छोटे छोटे ही सही, बहुत छोटे कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं।
उनको ये भी सुरक्षा नहीं है कि हमारी जो कोई बाद में पार्टी जो आएगी आके वो हमारी रक्षा कर लेगी, हमें जेलों से छुड़ा लेगी, फिर भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता भी बढ़िया, लीडर्स कमजोर क्योंकि स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर नहीं आ पा रहे। ये बुराई है। हमें बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी से कोई शिकवा गिला नहीं है, हमें शिकवा और गिला है ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी से। लोगों ने आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं दिया है, वोट दिया है जेन्युइन इन्हें ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को। उम्मीद करनी चाहिए उनसे, इनको असली वोट मिले हुए हैं और ईवीएम की गड़बड़ी और दूसरी गड़बड़ियों के बावजूद भी ऑपोजिशन पार्टी के लोगों को वोट ज़्यादा मिलते हैं जनता के। तो जिम्मेदारी इनकी है, हमें उम्मीद इनसे है, हमें नाराज़गी इनसे होनी चाहिए कि ये स्लीपर सेल्स के चुंगल से कब बाहर आएंगे, और नहीं आएंगे तो ये इस लायक ही नहीं है कि देश की हिफाजत कर सके। ये सीधी सीधी बात है। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। हमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत लंबी रोप दी है। अब जनता जो है, जिसके मैं बहुत ज़्यादा टच में रहता हूँ, वो मुझसे तक सवाल करने लगी है कब तक आप स्लीपर सेल्स बोलते रहोगे। जो व्यक्ति, जो लीडर स्लीपर सेल्स के चुंगल से बाहर ही नहीं आ पा रहे, क्या वो आना भी चाहते हैं चुंगल से बाहर या नहीं आना चाहते? ये सवाल हमसे जनता पूछती है। आप इसका क्या इलाज देखते हो? तो अभी कुछ दिन और जा रहे हैं। बिहार से हमने बोल ही रखा है कि जनता से ही हम बोलेंगे कि आओ और आप लोग सहयोग करो ताकि हम बिहार के चुनाव रद्द कराएं, पहले कानूनी तरीके से, फिर एसआईआर भी रद्द कराया जाएगा। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई भी, अभी तो आप लोग सब मजबूर हो, एसआईआर के फॉर्म भर रहे हो, एक भी व्यक्ति डरे नहीं। सीए एनआरसी से बड़ा आंदोलन होगा। ये कुछ कर लें, बिहार में इतने वोट काट दिए ना, हम लोग वापस लाएंगे वो सारे वोट, हम लोग लाएंगे अम्बेडकरवादी ईमान वाले। हौसला रखें, बस करने दे जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, हम लोग इसको ठीक करेंगे। चाहे जब ये पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाएंगी तो जनता अपने आप उठेगी, अपने आप भारत का संविधान बचाएगी। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में जो डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं ना, योगी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी ताकत लगानी है ना लगा लो संविधान खत्म करने की। हम संविधान खत्म नहीं होने देंगे। आपके डिटेंशन सेंटर जो है ना, वो हम इलीगल डिक्लेयर कराएंगे, इन्हीं अदालतों से कराएंगे और उसके खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई करेंगे। कपिल मिश्रा साहब का एग्जाम्पल आपके पास क्लियरली है। पूरी केंद्र सरकार कपिल सिब्बल साहब को बचाने के लिए, कपिल मिश्रा साहब को बचाने के लिए सॉलिसिटर जनरल साहब तक अदालत में आके बोलते थे कि इनके खिलाफ केस दर्ज करने का वो नहीं है, समय नहीं आया अभी। हमने केस दर्ज कराए और हम वादा कर रहे हैं, जो ये डिटेंशन सेंटर्स और एसआईआर की कार्रवाई में लिप्त हैं लोग, वो लोग सब जेलों में जाएंगे। इससे दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकतेगी, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है। एसआईआर के मामले में क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको जेल होगी, जैसा आप बोल रहे हैं कोई इलीगल काम कर, अवैध काम कर रहे हैं? मैं इस बारे में कोई शक और शुबे की गुंजाइश रखता ही नहीं हूं। मैंने बोला था ना, जो पुराने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी, उनके खिलाफ अभी नोटिस जारी हुए हैं ना कोर्ट से, मैंने बताया था आप सबको। ये ज्ञानेश कुमार जी के बारे में भी एक जो कंप्लेंट है पुलिस स्टेशन में हम दर्ज करा रखे हैं। अब पूरा सिस्टम जो है लगा हुआ है उनको बचाने में, जैसे कपिल मिश्रा जी को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन बचेंगे वो भी नहीं, क्योंकि वो अपराध कर रहे हैं और उसके सबूत भी इतने पुख्ता सबूत छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अकल भी नहीं है उन लोगों को। चोरी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब बिल्कुल ही क्रूड तरीके से, मतलब एकदम लूटामारी कर रहे हैं। कोई एक सबूत छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, सबूत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मतलब कोई दिमाग लगा के काम नहीं करते। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अगर कोई सबूत होंगे हम फाइलें जला देंगे, हम ईवीएम की सीसीटीवी फुटेज जला देंगे। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में बोला ना, हमने जला दी, डिस्ट्रॉय कर दी। पर बचेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि सबूत नष्ट करना भी तो अपराध होता है। ये उससे भी बड़ा अपराध है। अपराध करने से बड़ा अपराध के सबूत मिटाना होता है। तो बचेगा कोई नहीं। ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ भी जो ये वोटर लिस्ट की, राहुल जी तो इतनी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हमने तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उसकी भी एफआईआर के लिए हम चेष्टा कर ही रहे हैं ना। अदालत में केस पेंडिंग है, होगा ज़रूर एक दिन एफआईआर दर्ज, और जेल ज्ञानेश कुमार जी भी जाएंगे। ये आप नोट करके रखें बात। समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम लोगों का ऑफिस भी अकेला है, हम लोगों की जो रिसोर्सेज भी कम है, और हमें इतनी सारी मुसीबतों से भी झेलना है। आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह जी, मोदी जी, इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी, पुलिस भ्रष्ट अधिकारी, पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी, और उसके बाद फिर स्लीपर सेल्स जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ में। तो इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देश की जनता विश्वास रखे, हम एक भी नागरिक की नागरिकता पे और वोटिंग के अधिकार पे आंच नहीं आने देंगे। ये हौसला रखें, आंदोलन के लिए तैयार होते रहें। बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन होगा और ये सारी गैरकानूनी कार्रवाइयाँ
जो ना संविधान में है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, वो ख़त्म की जाएंगी। देश के मुसलमान काफ़ी डरे हुए हैं। मुसलमानों का साफ कहना है कि भैया क्या करें, हम पुराने कागजात तो कहाँ से लाएं, और कम समय दिया गया है, लिमिटेड समय है, उसमें सब कुछ देना है, साबित करना है कि हम भारत के ही नागरिक हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम बांग्लादेशी नहीं, हम घुसपैठिए नहीं हैं। मुसलमानों से क्या कुछ कहेंगे? मुसलमान आपकी तरफ इस वक्त नज़र गड़ाए हुए हैं। महमूद प्राचा जी क्या बोलते हैं और उनको किस तरीके से आप समझा पाते हैं? नहीं, मुसलमानों के लिए तो मैं कुछ बोलता ही नहीं। मैं तो भाई अम्बेडकरवादी हूँ। मैं सभी कमज़ोर वर्गों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और ईमान वाला मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, संविधानवादी नहीं हूँ। मैं संविधानवादी हूँ। संविधान ही मुझे एक पक्का मुसलमान होने की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये संविधान ही कर रहा है ना, तो इसलिए मैं संविधान की नज़र से सब चीज़ें देखता हूँ। मुसलमानों से ज़्यादा मुझे नहीं है मुसलमानों की चिंता इतना ज़्यादा। हमने असम में देख लिया ना सिस्टम सारा ये, जो पूरी ताकत लगा के, पूरी ताकत, सुप्रीम कोर्ट तक के जज थे गोगोई साहब, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा ली। जो कानून में चीज़ें लिखी थी ना, उनके खिलाफ जाके, इसी कानून में उसके खिलाफ जाके भी गोगोई साहब ने ऑर्डर्स करके कर दिया। नतीजा क्या आया? जो 70% तक लोग थे वो SC ST OBC के थे, 30% मुसलमान सिर्फ थे। इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हुई थी। तो मुझे पता है ना कि ये बोल मुसलमान रहे हैं ज़रूर, लेकिन निशाना 70% तक जो भी होगा वो होंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के लोग, महिलाएं। मुझे ये पता है। तो मैं 70% की पहले चिंता करूं या 30% की, आप ये मुझे बता दो। और मुसलमानों का ना असम में नुकसान कर पाएंगे कुछ, क्योंकि मुसलमान तो बहुत सालों से, एक तो उनके पास ज़मीनें भी थी, पूर्वजों के पास ज़मीनें थी, तो उनका कोई ना कोई कागज़ आज नहीं तो कल निकल आएगा। ये 1 महीने में निकलेगा तो 2 महीने में निकल आएगा। ठीक। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके पास तो कागजात ही नहीं होंगे, ना उनके दादा के, ना परदादा के, ना पिताजी के। उनका सबसे पहले नुकसान होगा। OBC वालों के पास भी, जो अति पिछड़ा वर्ग है, कौन से कागज होंगे उनके पास? जो हमने जो CA NRC के टाइम पे जो मैं भाषण देता था, मैं चाहूँगा लोग उसको जाके सुने। जो गांव में लोग पैदा हुए हैं, जो मिडवाइफ्स के द्वारा, जो दाई जो बच्चे पैदा करती हैं, जो हॉस्पिटल्स में कभी गए नहीं, वो कहाँ से लाएंगे? मुसलमानों के पास तो ज़मीन के कागजात होंगे, दादा के कागजात होंगे, DNA टेस्ट करा के बच जाएंगे। असम में भी जो 30% मुसलमान जिनके नाम आए ना, वो सब के सब बच जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, क्योंकि सबके पास कागज़ है। वो तो जो कागज़ लेने वाले अधिकारी थे, उन्होंने कागज़ होने के बावजूद भी वो कागज़ एक्सेप्ट नहीं किए। अदालतों से, ट्राइब्यूनल से वो हो जाएगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का क्या होगा? महिलाओं का क्या होगा जिनके पास 2006 से पहले कागज़ ही नहीं होते थे, कोई डॉक्यूमेंट, उनके नाम प्रॉपर्टी होती थी, जो HUF है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली का जो कानून है प्रॉपर्टी रखने का, फैमिली का, उसमें किसी महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी होती थी। महिलाएं कहाँ जाएंगी बेचारी? तो मुझे चिंता उनकी ज़्यादा है। मुसलमानों को तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई बिल्कुल चिंता मत करो, डरो मत। पहली बात ये है, अपने जो आसपास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं ना, उनकी भी मदद करो, उनको भी मदद करके उनके फॉर्म्स भरवाओ आप लोग। क्योंकि अभी मैं ये फॉर्म्स भराने की बात भरे मन से कह रहा हूँ, मेरा अगर मानी जाती बात, क्योंकि अभी तो लोग मेरी बात सुन नहीं रहे ना, मेरी बात तो मानेंगे नहीं। अब एक भेड़ चाल बन गई है। मेरी बात CA NRC के टाइम पे मानी थी। मैंने बोला था कोई जो ये कागज़ दिखाने की बात करे, किसी को कागज़ नहीं दिखाने। अभी मेरी चल नहीं रही है, लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं। इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं हम अपने कार्यकर्ताओं को लगा के और हम जो है फॉर्म भरवाएंगे, तो अभी मेरी चलेगी नहीं। तो मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ। जो बात मेरी होनी नहीं है वो मैं उसको बोल के अपनी बात क्यों ख़राब करूँ? लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, डरे कोई नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं डरे, नाम नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। शेड्यूल ट्राइब ना डरे, जो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं वो डरे नहीं, ना OBC EBC डरे, ना मुसलमान डरे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको हम ठीक करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अपने दोस्त और दुश्मन पहचाने, कौन लोग आपकी इस समय मदद करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनका नाम लिखे, याद करें। RSS और BJP को दोष ना दें, उन्होंने तो डिक्लेयर कर रखा है हमने भारत को समाप्त करना है, देश के टुकड़े टुकड़े कराने हैं, हमें मनुवाद लाना है, उसके लिए चाहे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, संविधान बाबा साहब का ख़त्म करना है। उनकी तो ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, उनके बारे में कुछ भी बोलना आप उचित नहीं है। हम तो अब
जो वो कह शेर है ना एक, मैं भी शायर बन जाऊं ओवैसी जी और इमरान प्रताप जड़ी की जगह, वो तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। ठीक, हमें राहजनों से गिला नहीं, यानी कि आरएसएस और बीजेपी से कोई गिला नहीं है हमें। तेरी रहबरी का सवाल है, बताओ आप, ये कांग्रेस पार्टी, ये आरजेडी, ये बसपा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो हमारे रहबर बन रहे हैं ना, हम उन्हें रहबर मान भी रहे हैं, हमें उनसे सवाल है, ओवैसी जी से नहीं है, वो तो आरएसएस के आदमी है, उनसे कोई सवाल नहीं है हमारा ना। मोदी जी और अमित शाह जी से है, वो तो रहजन की कैटेगरी में आते हैं ना। इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, हमें रहबरों से वो है शिकायत, तो ये रहबर जो हैं वो हमें बताएं कि हमारी हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे। वो नहीं कर पा रहे तो रहबरी छोड़ दें, हम दूसरे रहबर ले आएंगे जो हमारी हिफाजत करने के लायक होंगे। सीधी सीधी बात है। लेकिन कोई गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गद्दी से तो सब उतारे जाएंगे, सब उतारे जाएंगे गद्दी से। जो बाबा साहब के संविधान के साथ धोखा कर रहा है ना, वो गद्दियों से भी उतारा जाएगा, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, और जेल भी जाएगा, बचेगा कोई नहीं। बाबा साहब जो ये एक जला गए ना ज्योति, ये ऐसे खत्म नहीं होने वाली। इसमें बड़ी मेहनत लगी है बाबा साहब की, इसकी हिफाजत करना अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, और हम करेंगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से रहो सब। ये सब उल्टा जाएगा, ये सब एसआईआर खत्म होगी। ये मेरा वर्ड है, मेरा वचन है, अगर मैं जिंदा हूं तो ये खत्म होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। जो भारतीय नागरिक है ना, उस बिल्कुल ना डरे, हम करेंगे सबका। क्या कुछ कहेंगे दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से? आप बोल रहे हैं कि ये एनआरसी है, और अमित शाह ने भी कहा, जो देश के गृह मंत्री हैं, ये छोटा एनआरसी है, लेकिन लोगों के मन में एक शंका है, तो क्या आप उनको बचा पाएंगे? जनता से क्या कुछ कहेंगे? मैं तो एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उस पर अमल कर लें, सब बच जाएंगे अभी के अभी। मगर उस पर होगा नहीं एक बात, क्योंकि मैं ये बात अभी मेरी सुनी नहीं जा रही। कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, कोई भी शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति, कोई भी ओबीसी का व्यक्ति, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और महिलाएं, ये एसआईआर भरने से मना कर दें सीधा सीधा, मैं देखता हूं ये कैसे चलेगा। कुछ नहीं होगा, चूं भी नहीं होगी, आराम से अपने घरों में सोएं, सीधा मना कर दें। बीएलओ आए, बोलो हमें नहीं चाहिए, ये ले तेरा फॉर्म, जा। मतलब फाड़े नहीं, रिक्वेस्ट करें कि हम आपसे, जैसे हमने उस टाइम बोला था ना, हाथ जोड़ दें, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, बाय बाय, टाटा, जय भीम, भेज दें उन्हें। ये कल खत्म हो जाएगा एसआईआर। मगर मेरी अभी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है हम अपने वो वर्कर लगा देंगे, ये लगा देंगे। कोई वर्कर नहीं लगेगा, और होगा वही, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग आप लोगों के पहले वोट कटेंगे, फिर आपकी नागरिकता छीनेंगे, आपको डिटेंशन सेंटर्स में डालेंगे। उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है और असम में हो रहा है। मुसलमान नहीं है ज़्यादा डिटेंशन सेंटर्स में, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जाके चेक कर लो आप। 70% नॉन मुस्लिम्स हैं, और वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। यही यहाँ होना है। आप आने वाला वक्त आपको बता देगा। मेरी मान लें तो मैंने अभी 1 सेकंड का फॉर्मूला है, बीएलओ के सामने हाथ जोड़ दें, जी हम नहीं भर रहे फॉर्म, आप जो करना चाहते हो कर लो, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। अपने आप ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज परसों से। जब कोई भर ही नहीं रहा तो भरेंगे क्या? फिर मोदी जी और अमित शाह जी जाएं और वोट डाल के अपने आप को जिता लाएं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कर लें चुनाव, कैसे चुनाव होगा। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि चुनाव आयोग का दावा है कि देखिए, जो एसआईआर है, इसके जरिए हम लोग मतदाता सूची को अपडेट कर रहे हैं, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है। इस किताब में लिखा है ना, तरीका लिखा है ना इस किताब में। अगर उस तरीके से करेंगे तो हम सब लोग सहयोग करेंगे। ये नया तरीका क्या है? तरीका इसी में लिखा ना, सेक्शन 22 में। मैं कौन सा तरीका नया बताऊंगा? तरीका तो इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि अगर किसी के लिए कोई चैलेंज होगा तो इंडिविजुअल वोटर का चैलेंज होगा। एक बार किसी का वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया तो उसका वापस जो आ गया उसको हटाने का तरीका एक ही है, और वो है इंडिविजुअल आदमी को नोटिस देना। ये कौन सी प्रक्रिया शुरू कर दी है? पूरा ये तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है ना, ये लिखा है इसमें। एसआईआर के मामले में पेच फंस गया है, बहुत बुरे आपने पेच फंसा दिया। कोई पेच नहीं फंसा हुआ, ये सब लोग मिले हुए हैं इसलिए पेच फंस रहा है। कोई पेच फंसा ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं ना, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये है सेक्शन 22। क्या कह रहा है? पढ़ लो आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ लो। ये मुझे ही थोड़ी आता है, सबको पता है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास वो नहीं है, आरजेडी के पास वकील नहीं है? सबके पास वकील हैं। ये तरीका है, इंडिविजुअल वोटर्स को है। अगर किसी का एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वो देश का नागरिक भी है और देश का वोटर भी है। कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब अगर किसी का नाम चेंज कराना है तो उसको इंडिविजुअल नोटिस जाएगा, उसका नाम डिलीट करने का अलग अलग एक आदमी का नोटिस जाता है।
उसकी बाद फिर पहली सुनवाई होती है ये जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर होता है उसके सामने, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रोल ऑफिसर होता है, उसके बाद फिर जो राज्य का होता है। 3 जगह की सुनवाई के बाद उसका वो जो है वोटर लिस्ट में से नाम कटता है, हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति का, हर एक महिला का। और उसके बाद फिर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसके बाद अदालतें हैं। यह है प्रक्रिया। यूं थोड़ी कि नई वोटर लिस्ट बनाने लगोगे आप, पुरानी वोटर लिस्ट के हिसाब से चलता है सारा काम। और अगर किसी ने अपना नाम झूठा दर्ज करा लिया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो ना, कोई नहीं रोक रहा आपको, जेल भिजवाओ उसे। भाई अगर नवीन जी ने, नेताओं के पास जो है कि कई मतदाता कार्ड है, कई पहचान पत्र हैं, उसके जरिए वे लोग मतदान कर रहे हैं। दिल्ली में करता है, बिहार में करता है, असम झारखंड करता है, पश्चिम बंगाल करता है, कहीं और करता है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को तो भ्रष्टाचार की वजह से, देशद्रोह की वजह से, आईएसआई और चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है दोनों कंट्रीज़ की, उनके साथ सहयोग करने में, उनकी जासूसी करने में, उन्होंने तो इन सब केसेस में जेलों में जाना ही है ना सबने। कौन बचेगा? बहुत थोड़े वर्कर बचेंगे जो कि इस भ्रष्टाचार में, सिस्टम में है नहीं। ये वोटर लिस्ट में चोरी करने के लिए तो सबसे आखिरी गुनाह है उनका। वो तो बहुत बड़े बड़े गुनाहों में, सबके बैंक अकाउंट्स हैं बाहर, सब प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं दुबई में। कौन? आरएसएस के और बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं मुस्लिम देशों में। वो तो उन्हीं केसों में इतनी ज़्यादा समय तक जेलों में रहेंगे। इसमें तो 3-3 साल सज़ा है, सिर्फ 2-2 साल सज़ा है, 6-6 महीने सज़ा है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए उन्होंने, जो बनाए, उसमें है उम्र कैद भी हो सकती है उसमें। तो ये तो उनका सबसे छोटे गुनाहों में से एक है, सबसे छोटे अपराधों में से एक है। जाएंगे इसमें भी, वक्त आने दो, आप कर लो जो करना है अभी, खूब लूट मचा लो। क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष के लोग जो लीडर्स हैं वो स्लीपर सेल्स के कब्जे में, जो करना है कर लो। बचेगा एक भी नहीं। बाबा साहब का संविधान अभी है और अम्बेडकरवादी भी सच्चे ईमान वाले हैं, आप फिक्र मत करो। और देश की जनता अल्टीमेटली बाबा साहब की मानती है, किसी और की नहीं मानती। ये संविधान दिखा के, और हम लोगों ने जो ईवीएम के लिए जो इतना बड़ा आंदोलन किया, उसकी वजह से मोदी जी 240 पे रुक पाए, वरना 400 पार ही होते। अब होंगे ना यूपी में 400 पार, 403 में से 400 भी पार हो सकते हैं, जो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के लिए। और उन दोनों से बड़ा मैं मायावती जी को बता रहा हूँ, ये है सच्चाई। बंगाल में चाहे बंगाल में चुनाव जीत जाएंगे वो, तमिलनाडु में चाहे तमिलनाडु में जीत जाएंगे। ये बात केरल में भी, तमिलनाडु केरल से भी ज़्यादा मजबूत है, मैं आपको बता रहा हूँ। केरल में भी जीत जाएंगे। और बताओ, तो द्रविडियन मूवमेंट जो है ना, वो तमिलनाडु से शुरू हुआ था। ये है बुनियादी बात। पेरियार साहब कहाँ से थे? तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ है, वहाँ भी जीत जाएंगे क्योंकि मशीनें। और आंदोलन कर नहीं रहे वहाँ के लोग भी, दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट आ गए। जिस चीज़ को हम मना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो जाता है वो आरएसएस की मदद ही करने जाता है। चलिए, फाइनली महमूद प्राचार्य जी ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भाजपा जहां चाहेगी वहां चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है। और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, ये लोग सब कुछ देख रही हैं और जो हो रहा है इनके समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, और सरकार का पूरा सहयोग ये लोग कर रही हैं। और इनके जो आसपास के लोग हैं, जो सलाहकार हैं, सब के सब आरएसएस के लोग हैं, स्लीपर सेल हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन कुमार नंदन, बामसेफ न्यूज़, दिल्ली।